और रेजिस्टिविटी की, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, ठीक है। जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है R, दैट इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए, ठीक है। एक्चुअली जो फॉर्मूला वो क्या है, एक्चुअल फॉर्मूला इज एम एल ओवर एन ई स्क्वायर ए टाउ, एंड इस एक्सप्रेशन को हम लिखते हैं रो इंटू एल बाई ए, देयरफॉर इसका मतलब हुआ हमने रो किसकी जगह लिखा, एम ओवर एन ई स्क्वायर टाउ की जगह। इट डिपेंड्स ऑन द नेचर, मैंने आपको बोला इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल, मटेरियल की नेचर पे डिपेंड करता है। अगर मैं डायग्रामेटिकली आपको बताऊं, ये मेरे पास एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर के रेजिस्टेंस की अगर हम बात कर रहे हैं, इस कंडक्टर की लेंथ लेते हैं L, और बेटा इस कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम कितना लिख रहे हैं A, ये इसका रेजिस्टेंस है। इस एक्सप्रेशन में ये M जो है ना, डोंट गेट कंफ्यूज, ये M इस कंडक्टर का मास नहीं है, ये M एक इलेक्ट्रॉन का मास है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के एक्सप्रेशन में जो हमने यूज किया था, M इज द मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। N क्या है, नंबर डेंसिटी, E क्या है, E क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और टाउ क्या है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। ठीक, देखना अगर नंबर डेंसिटी ज्यादा होगी तो नंबर डेंसिटी ज्यादा होने का मतलब यह है कि पर यूनिट वॉल्यूम वी हैव मोर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ये। और दूसरा कोई मटेरियल अगर होगा, उसकी नंबर डेंसिटी अगर कम है, तो उसका ये मतलब होता है कि वहां पर यूनिट वॉल्यूम कम इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। जैसे अगर मैं इसको बोलूं ये 1 मीटर क्यूब है या 1 सेंटीमीटर क्यूब है, ये 1 सेंटीमीटर क्यूब है, इस 1 सेंटीमीटर क्यूब में 20 इलेक्ट्रॉन है, इस 1 सेंटीमीटर क्यूब में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका n ज्यादा हुआ। जिसका n ज्यादा होगा रेजिस्टिविटी उसकी कम होगी, ठीक है। जिसका n ज्यादा होगा रेजिस्टिविटी उसकी कम होगी। इसका ये मतलब हुआ कि जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है, रेजिस्टिविटी कम होने का मतलब कंडक्टिविटी ज्यादा होगी, रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल है कंडक्टिविटी। जितनी रेजिस्टिविटी ज्यादा हुई जितनी रेजिस्टिविटी ज्यादा हुई कंडक्टिविटी उतनी कम, मतलब वो बेटर कंडक्टर नहीं होगा। लेकिन अगर रेजिस्टिविटी कम हुई तो वो बेटर कंडक्टर होगा, क्योंकि जब रेजिस्टिविटी कम होती है, n जितना ज्यादा होगा रेजिस्टिविटी कम, तो कंडक्टिविटी ज्यादा, मींस वो बेटर कंडक्टर होगा। दूसरा, यहाँ पर आपको एक चीज और दिख रही है, वो है टाउ। टाउ इज रिलैक्सेशन टाइम। बेसिकली टाउ रिलैक्सेशन टाइम नहीं है, टाउ इज एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। कोई इलेक्ट्रॉन कोलाइड करता है बिटवीन अदर इलेक्ट्रॉन्स एंड बिटवीन अमंग द फिक्स्ड आयंस ऑफ द मेटल, तो दो कोलिजन्स के बीच का जो टाइम है, उस टाइम को एवरेज रिलैक्सेशन, उस टाइम को रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। और ऐसे सभी रिलैक्सेशन टाइम्स का जो एवरेज है, दैट इज कॉल्ड एज एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। अगर ये एवरेज रिलैक्सेशन टाइम टू सम एक्सटेंट ये फिक्स्ड है, इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 रेज पर माइनस 14 सेकेंड। लेकिन जब नंबर डेंसिटी ज्यादा होगी तो कोलिजन ज्यादा होंगे, कोलिजन ज्यादा होंगे, रिलैक्सेशन टाइम को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है दैट डिपेंड्स ऑन द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और नंबर डेंसिटी से नहीं, वो टोटल नंबर से रिलेटेड है। 10 के बजाय 20 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 30 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 40 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो उस पर डिपेंड करता है, और उसी पे हमारी कंडक्टिविटी भी डिपेंड करती है, ठीक है। तो जो रिलैक्सेशन टाइम है, बेसिकली ये रिलैक्सेशन टाइम टेम्परेचर का फंक्शन है। हाँ, टेम्परेचर हम चेंज करेंगे, अगर हम दोनों का टेम्परेचर सेम रखेंगे ना, तो रिलैक्सेशन टाइम, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम विल बी ऑफ द सेम ऑर्डर, बट इफ वी चेंज द टेम्परेचर देन द रिलैक्सेशन टाइम चेंजेस। अगर आप यहीं से देखो बेटा, चाहे रेजिस्टिविटी की बात कर लो, चाहे रेजिस्टेंस की बात कर लो, मैं अभी रेजिस्टिविटी पे ही आता हूँ। रेजिस्टिविटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलैक्सेशन टाइम है। क्या बोला मैंने, रिलैक्सेशन टाइम कौन सा टाइम को बोलते हैं,
रिलैक्सेशन टाइम इज द टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। जो लगातार दो कोलिजन्स हो रहे हैं, उन कोलिजन्स के बीच का जो गैप है, वो जो टाइम है, उस टाइम को रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। और ऐसे बहुत सारे रिलैक्सेशन टाइम्स का जो एवरेज है, उसे बोलते हैं एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। बेटा जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे ना, ध्यान से समझना, मान लो कि पहले ऐसे ऐसे हो रहा था कोलिजन, एक कोलिजन हुआ, ये दूसरा हुआ, ये तीसरा हुआ। टेम्परेचर बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन्स की थर्मल वेलोसिटी बढ़ेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के पास जो वेलोसिटी है, बेसिकली ये थर्मल वेलोसिटी ही है, टेम्परेचर के कारण ही है। जब टेम्परेचर बढ़ेगी ना, तो टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, कोलिजन जल्दी जल्दी होने लगेंगे। अब जब कोलिजन जल्दी जल्दी होने लगेंगे, तो रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा। विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीजेस। ठीक है, और जब रिलैक्सेशन टाइम कम होगा, क्योंकि कोलिजन जल्दी होंगे, रिलैक्सेशन टाइम अगर कम होगा तो रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी। सो सिंपली मैं ऐसे बोल सकता हूं, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, with increase in temperature, the collisions occur more frequently। collision जल्दी जल्दी होंगे, therefore the relaxation time decreases and hence resistance or resistivity increases। तो अगर ये बीच वाले सारे फैक्टर्स हम हटा दें, डायरेक्टली हम ये बोलेंगे कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। बेसिकली ये मेटल्स के लिए है। अगर हम सेमीकंडक्टर्स पढ़ेंगे ना बाद में, तो यही कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगी, क्योंकि वहां क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हो जाएंगे फॉर कंडक्शन, तो उससे कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। सो टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी बढ़ती है, किसकी, कंडक्टर्स की। the conductivity of the resistance of a conductor increases with increase in temperature। ये conclusion है बेटा। the resistance of a conductor increases with increase in temperature। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ता है। ठीक है, देखो यहीं पे मैं एक चीज और समझा देता हूं आपको, फिर इसका मैथमेटिकल पार्ट भी करेंगे। व्हाट इज द कॉज ऑफ रेजिस्टेंस? किसी भी कंडक्टर के पास रेजिस्टेंस होता ही क्यों है? व्हाट इज द कॉज ऑफ रेजिस्टेंस? ध्यान से समझना बेटा। बेटा ये मेटल है हमारे पास, ये एक मेटल की वायर है। इस मेटल की वायर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव कर रहे हैं, ऑलमोस्ट हर डायरेक्शन में जा रहे हैं। जो कंसंट्रेट करते हैं एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन पे। मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, जब हमने पोटेंशियल डिफरेंस लगाया और हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन यहां से इधर चलना शुरू हो गया, लेकिन हम तो बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन सारे के सारे ऐसे हो गए जी, सब इधर आने शुरू हो गए। जब हमने पोटेंशियल डिफरेंस लगाया तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हो गए। बट पिक्चर इतनी सिंपल भी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन्स एकदम से आना शुरू हो गए। होता क्या है, देखना ध्यान से। होता क्या है बेटा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ इस एंड से यहाँ तक पहुंचने के लिए बहुत ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करता है। सिर्फ ये इतनी सी लेंथ ट्रेवल नहीं करता है, बहुत ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करता है। हो सकता है इससे 100, इस लेंथ से 100 टाइम्स ज्यादा, क्योंकि यहाँ कोलाइड हुआ, यहाँ कोलाइड हुआ, यहाँ कोलाइड हुआ, फिर इधर आया, ये कोलिजन होते होते वहां पहुंच रहा है। इट डजंट मैटर कि इलेक्ट्रॉन को यहाँ पहुंचने में टाइम कितना लगा। व्हाट मैटर्स इज, जब हमने पोटेंशियल डिफरेंस लगाया तो करंट तो इंस्टेंटली फ्लो करना शुरू कर देती है,
क्योंकि यहाँ इस वायर में भी, इधर कंडक्टर में भी हर कहीं इलेक्ट्रॉन है, तो पोटेंशियल डिफरेंस लगाने से क्या होता है, इंस्टेंटली हर एक इलेक्ट्रॉन को एक लोकल ड्रिफ्ट मिलता है। यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे, यहाँ वाला इधर, यहाँ वाला। तो ऐसा नहीं है कि ये इलेक्ट्रॉन पूरा घूम के जाएगा तो जाके करंट फ्लो करेगी। करंट इंस्टेंटली फ्लो करती है, क्योंकि जब भी हम सर्किट को स्विच ऑन करते हैं तो स्विच ऑन करने पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश हो जाता है इंस्टेंटली, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन्स को पुश करता है, और वो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ है, थ्रू आउट द कंडक्टर। लेकिन फिर भी रेजिस्टेंस क्यों होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को एक एंड से दूसरे एंड में पहुंचने के लिए बहुत बार दूसरे के साथ कोलाइड करना पड़ रहा है। वो जो कोलिजन्स हैं, उन कोलिजन्स की वजह से एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को अपोजिशन मिल रही है, ठीक है, और उसी अपोजिशन को हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। सो कंक्लूजन ये है कि रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज ड्यू टू द कोलिजन्स, किसके बीच में, अमंग इलेक्ट्रॉन्स एंड फिक्स्ड आयंस। रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर is due to the collisions among electrons and fixed ions of the metal। किसके बीच में collisions हैं, इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, और उस मेटल के जो फिक्स्ड आयंस हैं उनके बीच में collisions होंगे तो रेजिस्टेंस होता है। जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे ना, ये collisions भी जल्दी जल्दी होना शुरू हो जाते हैं, ज्यादा भी हो जाते हैं collisions, और इसलिए जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ गया, ठीक है। एंड दैट इज वाई जो रेजिस्टेंस का सिंबल है बेटा, ये जो सिंबल है ना, ये बेसिकली अपोजिशन ही रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ से यहाँ जाना तो ऐसे ऐसे होके जाना पड़ेगा। सो दिस इज द सिंबल ऑफ ए रेजिस्टेंस, दिस सिंबल एक्चुअली सिग्निफाइंग अपोजिशन। ये फिक्स्ड रेजिस्टर है, और अगर हम ऐसा लगाते हैं, ये वेरिएबल रेजिस्टर होता है। फिक्स रेजिस्टर वो होता है जिसका रेजिस्टेंस वैल्यू फिक्स्ड है, जिसका रेजिस्टेंस वैल्यू चेंज नहीं होता, दैट इज फिक्स्ड, और जिसको हम चेंज कर सकते हैं वो वेरिएबल होता है, ठीक है। एक हम बात करेंगे बेटा टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस की। ठीक है, लेट अस डिस्कस अबाउट द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब क्या है कि हम इसमें देखेंगे कि टेम्परेचर और रेजिस्टेंस का जो रिलेशन है वो कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है अदर देन टेम्परेचर। टेम्परेचर पे तो करता ही है। देखो, सपोज करते हैं किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस R1 है, लेट R1 बी द resistance of a conductor at temperature T1 Kelvin, या डिग्री सेल्सियस ले सकते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, T1 डिग्री सेल्सियस, एंड R2 be the resistance at temperature T2 degree Celsius. Here I have taken T2 greater than T1. तो बेटा जो इंक्रीज इन रेजिस्टेंस है, अगर इंक्रीज इन रेजिस्टेंस की बात करूं, इंक्रीज इन रेजिस्टेंस क्या हुआ, अगर पहले रेजिस्टेंस R1 था, बाद में R2 हो गया, और हमने टेम्परेचर को बढ़ाया है, T2 बढ़ा है T1 से, तो इसका मतलब रेजिस्टेंस बढ़ा ही होगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ता है, अभी तो पढ़ा हमने। तो इंक्रीज इन रेजिस्टेंस हो गया बेटा R2 माइनस R1। ये R2 माइनस R1 जो है ना, दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। देखो, नेचर पे तो करेगा ही, अगर हम एक कॉपर की वायर को हीट करें और उतने ही टेम्परेचर से हम एल्यूमिनियम वायर को हीट करेंगे, तो दोनों के टेम्परेचर में अगर बराबर चेंज लाएं तो रेजिस्टेंस बराबर नहीं बढ़ेगा, क्योंकि दोनों की नेचर पे डिपेंड करता है ये। लेकिन अगर फॉर द टाइमिंग हम एक मटेरियल ले रहे हैं
तो ये जो इंक्रीज इन रेजिस्टेंस है R2 माइनस R1, एक तो ये डिपेंड करता है R1 पे कि ओरिजिनली रेजिस्टेंस है कितना। अगर ओरिजिनली रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो बढ़ेगा भी ज्यादा। ठीक है, जैसे अगर पहले रेजिस्टेंस 10 होता, 10 से 11 हो गया, अगर 100 होता ना तो 100 से 110 होना था, रेशियो तो सेम रहेगी। तो ज्यादा इंक्रीज क्यों हुआ? क्योंकि पहले था ही ज्यादा। और दूसरा ये इस चीज पे भी डिपेंड करेगा कि हमने टेम्परेचर को कितना बढ़ाया है। मतलब इंक्रीज इन रेजिस्टेंस दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, एक तो ओरिजिनल रेजिस्टेंस पे और एक इंक्रीज इन टेम्परेचर पे। इट मीन्स कि ये जो R2 माइनस R1 है, इट इज इक्वल टू अल्फा R1 T2 माइनस T1। इस अल्फा को बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। दिस इज कॉल्ड एज टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, और ये डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। ये डिपेंड करता है नेचर पे। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि वेदर इट इज कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर या क्या है। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इस एक्सप्रेशन के बेसिस पे मैं देखो R2 निकाल लूंगा यहाँ से। अगर आप देखोगे R2 विल बी इक्वल टू, ये उधर शिफ्ट कर दो, R1 प्लस अल्फा R1 इंटू T2 माइनस T1। इन दोनों में से अगर आप R1 कॉमन ले लोगे तो R2 क्या बनेगा? R1 इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू T2 माइनस T1। दैट मीन्स अगर हमें पहले का रेजिस्टेंस पता है, ओरिजिनली कितना रेजिस्टेंस था, टेम्परेचर में कितना चेंज लाया वो पता है, अल्फा पता है, तो हम नया रेजिस्टेंस जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। आपकी एनसीईआरटी में क्वेश्चंस होंगे इस पे बेस्ड। ठीक है, यहां से अगर हम अल्फा की बात करें मैथमेटिकली, यहां से अल्फा देखो क्या बनता है। यहां से बेटा अल्फा आ जाएगा आपके पास R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाय R1 इंटू T2 माइनस T1। यहां से अगर आप एसआई यूनिट की बात करें, दैट विल बी केल्विन इनवर्स। और अगर हम टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में लेंगे, क्योंकि R2 माइनस R1 तो ओम हो गया, ये भी ओम है, ये कैंसिल होगा, केल्विन इनवर्स ही आएगा। ठीक है बेटा, तो ऐसे यूनिट क्या है अल्फा का? केल्विन इनवर्स। अब बहुत बार क्या होता है, हमें रेशियो पता करनी पड़ती है। देखो अगर R0 रेजिस्टेंस है किसी कंडक्टर का, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर at 0 degree Celsius, R1 is the resistance at T1 degree Celsius, R2 is the resistance at T2 degree Celsius। ठीक है, तीन चीजें ले ली मैंने। R1 कितने टेम्परेचर पे? T1 पे, R2 T2 पे, ठीक है, और R0 है T0 पे। अगर मैं इन दोनों को रिलेट करूं, these two, तो मैं बोलूंगा R1 माइनस R0 इक्वल्स टू अल्फा R0 T1 माइनस 0। ठीक है ना, R2 माइनस R1 इज इक्वल टू अल्फा R1 T1 T2 माइनस T1। तो यहां से बेटा R1 माइनस R0 बनेगा अल्फा R0 T1। लेकिन अगर मैं ये फर्स्ट और थर्ड को रिलेट करूं, मैं बोलूंगा R2 माइनस R0 इज इक्वल टू अल्फा R0 इंटू T2 माइनस 0, सो दैट वुड बी T2। तो यहां से देखिए this R2 minus R0 will be equal to alpha R0 T2। Then if we divide, हमारे पास आ जाता है R2 minus R0 divided by
R1 माइनस R0 इक्वल टू अल्फा अल्फा कट जाएगा, है ना, R0 कट जाएगा, इट विल बी T2 बाय T1। ये भी एक फॉर्मूला याद रख सकते हो जिसमें हम बिना अल्फा के भी कर सकते हैं, प्रोवाइडेड उसमें फिर हमें 0 डिग्री पे उसका रेजिस्टेंस कितना है वो पता होना चाहिए। तो R2 और R1 में से एक पता होगा तो दूसरा पता कर लेंगे, ठीक है। कमिंग बैक टू अल्फा नाउ, तो ये आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस होंगे बेटा इस पे बेस्ड, इसलिए मैंने ये भी बता दिया बीच में। बेटा ये जो अल्फा है, अल्फा इज पॉजिटिव, अल्फा इज पॉजिटिव फॉर मेटल्स। मेटल्स के लिए अल्फा जो है ये पॉजिटिव होता है। इसका मतलब ये है कि अगर हम किसी मेटल के टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। देयरफॉर द रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटल इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। इसका ये मतलब है जब जब अल्फा पॉजिटिव है तो अल्फा पॉजिटिव होने का मतलब है टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ेगा। यही अल्फा नेगेटिव होता है बेटा फॉर सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, क्यों होता है मैं थोड़ा सा आपको आइडिया वैसे अभी दे दूंगा, अदरवाइज तो हम सेमीकंडक्टर्स में पढ़ते हैं ये। बट अल्फा नेगेटिव होने का मतलब क्या हुआ पहले वो देख लो। अल्फा नेगेटिव होने का मतलब है कि जो रेजिस्टेंस है, सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस कम होता है जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं। द रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर्स डिक्रीजेस व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड। सेमीकंडक्टर्स में ऐसा होता क्यों है, मेटल में तो हमने पढ़ लिया अभी। सेमीकंडक्टर्स में क्या होता है बेसिकली, देखो अगर हम सेमीकंडक्टर्स की बात करें, जैसे मैं सिलिकॉन की बात करूं, सिलिकॉन इज ए सेमीकंडक्टर, जर्मेनियम सेमीकंडक्टर है। सिलिकॉन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर है 14 और इसका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। ये कोवलेंट बॉन्ड बनाता है विद 4 नेबरिंग सिलिकॉन एटम्स लाइक दिस। इधर भी सिलिकॉन का एक, इधर भी एक सिलिकॉन है ऐसे, ये सिलिकॉन, ठीक है, ऐसे यहां भी होगा और यहां भी होगा। अब होगा क्या जब रूम टेम्परेचर की बात, या अगर हम किसी लो टेम्परेचर की बात करें, जैसे 0 केल्विन की बात करें, 0 केल्विन पे क्या होता है, ये सारे के सारे बॉन्ड्स इंटैक्ट होते हैं। ये कोवलेंट बॉन्ड है। इस सिलिकॉन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटरमोस्ट शेल में, 4 यहां से शेयर कर लेते हैं बिकॉज ऑफ इट्स टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। नाउ इट्स हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल, 1 2 4 इसके अपने और 4 शेयर किए, लेकिन कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है। इसलिए लो टेम्परेचर पे सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी अच्छी नहीं होती। जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड्स टूटेंगे। जब टेम्परेचर बढ़ाने से बॉन्ड टूटेंगे, इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे। इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे तो कंडक्शन बढ़ेगी, तो कंडक्टेंस बढ़ेगी, या ऐसे बोलेंगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। इसलिए सेमीकंडक्टर्स में टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम होता है, या टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी कम होती है। लेकिन अगर हम बात करें एलॉयज की, फॉर एलॉयज अल्फा इज पॉजिटिव बट स्मॉल। एलॉयज के लिए अल्फा पॉजिटिव होता है लेकिन अल्फा की वैल्यू बहुत कम होती है। इसका यह मतलब हुआ कि एलॉयज का रेजिस्टेंस बढ़ता है with increase in temperature. Resistance of alloys increases, but it increases by small amount. Resistance of alloys increases by small amount with increase in, अगर हम alloys का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लेकिन ज्यादा नहीं बढ़ता है, इट इंक्रीजेस बाय स्मॉल अमाउंट। ठीक है, इसीलिए हमारे जो स्टैंडर्ड रेजिस्टर्स होते हैं, स्टैंडर्ड रेजिस्टर्स हो गए जो हम लैब में वायर्स यूज करते हैं एज रेजिस्टेंस, चाहे किसी
पोटेंशियोमीटर में, या एक वायर यूज की जाती है जिसको रेजिस्टेंस वायर बोलते हैं, या किसी भी जगह हमें किसी जगह कोई रेजिस्टेंस लगाना है, वी पुट ए वायर इन दैट प्लेस। वो वायर कभी मेटल की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर मेटल की होगा ना उसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। दो रीजन है कि एलॉयज की क्यों होनी चाहिए। ठीक है, ये आपका एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी है बेटा बोर्ड एग्जाम के लिए, कि व्हाई वी प्रेफर एलॉयज फॉर मेकिंग स्टैंडर्ड रेजिस्टर्स। एक तो ये कि एलॉयज हैव हाई रेजिस्टिविटी। ठीक है, जैसे इतनी सी वायर अगर कॉपर की होगी रेजिस्टेंस 10 ओम है, लेकिन अगर कॉन्सेंटन या नाइक्रोम की होगी तो हो सकता है 50 ओम हो। सो फॉर सेम लेंथ अगर हमें हाई रेजिस्टेंस चाहिए तो हम एलॉय प्रेफर करेंगे। और दूसरा, जो स्टैंडर्ड रेजिस्टर्स हैं वो इसलिए एलॉय के बनते हैं क्योंकि एलॉयज हैव स्मॉल वैल्यू ऑफ अल्फा विच एंश्योर्स कि रेजिस्टेंस जो है वो ज्यादा नहीं बढ़ेगा जब हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो। ठीक है, वी प्रेफर एलॉयज फॉर मेकिंग स्टैंडर्ड रेजिस्टर्स सो दैट ऐसा नहीं हो कि विंटर और समर में हमारे रिजल्ट्स डिफरेंट आना शुरू हो जाए। सो वी शुड गेट द सेम टाइप ऑफ रिजल्ट्स, इसलिए हम एलॉयज को प्रेफर करते हैं फॉर मेकिंग स्टैंडर्ड रेजिस्टर वायर्स। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दो रीजन हो गए एलॉयज क्यों प्रेफर करते हैं, एक क्योंकि एक तो अल्फा जो है दैट इज स्मॉल और रेजिस्टिविटी लार्ज। उसके बाद बेटा हमने कॉम्बिनेशन पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स करने हैं। ब्रीफली मैं आपको कॉम्बिनेशन का रिजल्ट बता दूंगा, क्योंकि ऑलरेडी हम ये पहले आपने बड़ी बार पढ़ा होगा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। we'll talk about the combination of resistors। एक सीरीज कॉम्बिनेशन होता है बेटा, सिंपलेस्ट ऑफ ऑल। सीरीज कॉम्बिनेशन में बेटा एक के बाद एक रेजिस्टेंस होता है। ये एक रेजिस्टर, ये दूसरा रेजिस्टर R1 R2। इन दोनों के अक्रॉस अगर मैं कोई सेल लगा देता हूं तो इन दोनों रेजिस्टर्स में सेम करंट फ्लो करेगी। ठीक है, मान लो मैंने जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया वो है V। सीरीज में हमेशा ये होता है, सीरीज में सेम करंट फ्लो करती है। ठीक है, अगर यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस है V1 और यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस है V2। देखो, ये जो V होगा, पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, V विल बी इक्वल टू V1 प्लस V2। जब हम दो रेजिस्टर्स जोड़ रहे हैं ना, तो उन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा, जो उसका इफेक्टिव वैल्यू आएगा, उसे बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। मान लेते हैं कि इन दोनों का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो है RS। तो मैं क्या लिखूंगा, V की जगह लिखूंगा I इंटू RS ओम्स लॉ से। V1 की जगह लिखूंगा, यहां से फ्लो कर रही है I करंट और R1 है, V1 की जगह लिखूंगा I इंटू R1 और V2 की जगह I इंटू R2। सो RS विल बी इक्वल टू, ये सिंपल रिजल्ट है, मैंने थोड़ा सा जल्दी कर दिया इसलिए। ठीक है, अगर दो से ज्यादा रेजिस्टर्स होंगे तो अकॉर्डिंगली यू विल ऐड देम। ठीक है, इससे रिलेटेड जो शॉर्टकट्स होंगे, जो अभी 12th में पढ़ने वाली चीजें हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। पहले आपको एक बार ये रिव्यू दे दूं फॉर्मूला का। तो सीरीज में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग, लेकिन सीरीज में करंट जो फ्लो करती है दोनों में से वो सेम होती है। इसी तरह से बेटा जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, पैरेलल कॉम्बिनेशन में वी हैव टू
अक्रॉस दीज रेजिस्टर्स हमने पोटेंशियल V तो क्रिएट किया, लेकिन पैरेलल में करंट डिफरेंट होगी दोनों में। पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। देखो क्यों पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। ये जो रेजिस्टेंस हमारा R1 है, इसका एक एंड A पे और दूसरा एंड B पे है, और जो R2 है उसका भी एक एंड A पे है और दूसरा B पे। ठीक है, R1 का एक एंड A पे दूसरा B पे, R2 का एक एंड A पे दूसरा B पे, और इसी A और B के बीच में लगी है हमारी बैटरी। तो टर्मिनल सेम है, इसलिए जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो तो सेम ही होगा। अब अगर बेटा यहां से करंट फ्लो कर रही है I, इधर चली जाएगी I1 और इधर चली जाएगी I2, राइट। और अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की बात करें तो हम बोलेंगे I इक्वल्स टू I1 प्लस I2। ओम्स लॉ सेज V इज इक्वल टू IR, बट I इक्वल्स टू V बाय R भी तो यही है। इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो हमने फाइंड करना है, मान लो मैं अगर वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है RP, वोल्टेज लगाई V, करंट फ्लो कर रही है I, तो इस I की जगह लिखूंगा V बाय RP, सो इट विल बी V बाय RP। I1 की जगह लिखूंगा V बाय R1, I2 की जगह लिखूंगा V बाय R2। तो V में कॉमन लेके कैंसिल कर दूंगा, तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन का, 1 बाय RP। फिर इससे रिलेटेड ये शॉर्टकट फॉर्मूले हैं वो मैं नेक्स्ट क्लास में ही बताऊंगा। तो अगर 2 की जगह 3 होंगे प्लस 1 बाय R3 आ जाएगा। ठीक है, इतना आज कर लो, इसको कल कंटिन्यू करेंगे और विल कंटिन्यू इट ऑन मंडे, वो देख लेते हैं, मैं बता दूंगा आपको।